हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो है हमारा मौलिक कर्तव्य। ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। और एक ऐसा ये टॉपिक है जो आपकी आगे इतनी पीढ़ियाँ आने वाली हैं, सबको ये टॉपिक आपकी ही तरह याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। क्योंकि जहाँ भी आपकी पॉलिटिक्स पूछी जाती है, सोशल साइंस पूछी जाती है, वहाँ पर संविधान ना पूछा जाए और संविधान में जो चीज़ें वर्णित हैं वो ना पूछी जाएं तो आधी पॉलिटिक्स तो अपनी अधूरी है ना। तो चलिए मौलिक कर्तव्य के बारे में आज बात करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 22वें संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि मौलिक कर्तव्य को जो संविधान है उसमें जोड़ा क्यों गया था, और जोड़ा भी गया था तो इतना लेट क्यों जोड़ा गया, क्योंकि हमारा संविधान तो कब का बन के तैयार हो गया था। तो बात ये थी कि जब हमने संविधान बनकर उसको लागू कर दिया, बहुत सारे मौलिक जो अधिकार हैं वो हमने दे दिए। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हमने दे दिए, तो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये हमारे अधिकार है ना। लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने कर्तव्यों को निभाना भूलते चले जा रहे थे। तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि लोग अपने अधिकारों के प्रति तो सजग हैं कि हाँ जी, मेरा अधिकार छीन लिया आपने, ये तो मेरे संविधान ने मुझे दिया है, लेकिन अपनी जो तरफ से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो तो वो भूलते चले जा रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ मौलिक कर्तव्य भी संविधान में ऐड करेंगे, ताकि जो लोग हैं वो अपने अधिकारों को तो जानें, उनके बारे में सजग रहें, लेकिन अपने मौलिक कर्तव्यों को भी निभाएं। और इस तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोल में लोगों को करने की कोशिश की गई थी, ताकि वो अपनी जो जिम्मेदारी एक देश के प्रति होती है अच्छे नागरिक की, वो ज़रूर निभाएं। इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी वो बनाई गई। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, जिसने संविधान में 42वां संशोधन किया 1976 में, और उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको रख दिया, और मौलिक कर्तव्य जो थे वो रूस के संविधान से लिए गए थे। इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। क्योंकि जब हमने मौलिक कर्तव्य को ये संविधान में संशोधन करके हमने किया था ना, तो सिर्फ हमने 10 ही मौलिक कर्तव्य को रखा था, लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को हमने ऐड कर लिया। इसलिए आज टोटल अगर कोई पूछता है तो हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, टोटल 11 है। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं आप देखोगे, लाइनें कह रही हूँ मैं, सॉरी, जो मौलिक कर्तव्य हैं आपको पूरा याद करना पड़ेगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, ऐसा लगता है ना यार कैसे याद होगा, आप एकदम से याद करोगे ना, फिर आपके दिमाग में खुद ही बस जाएगा वो। सबसे पहला है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा लिखा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन भी करे। क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, कितने उच्च आदर्शों को उनमें रखा गया था, तो लोगों से कहा गया है कि ऐसे आदर्शों को अपने दिल में संजो कर रखें और उन आदर्शों की पालना भी करें। तीसरा है, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी भारत की जो प्रभुसत्ता है, कि भारत के ऊपर किसी और का राज नहीं है, भारत खुद संप्रभु सत्ता है, संपन्न है, एकता है भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख से किसी भी धर्म जाति वर्ग, हिंदू जो पुरुष है महिला है, हर किसी में एकता है और लोगों को बनाए रखनी है। और अखंडता इसलिए कहा है क्योंकि वैरायटी बहुत है। ठीक है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खान पान है, तो हमें इनका भी सम्मान करते हुए देश में रक्षा, इन सभी चीज़ों की रक्षा करनी है और उसे बनाए रखना है। देश की रक्षा करनी है, ऑफ कोर्स। अभी कोरोना महामारी के टाइम पे कितने लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी थी, है ना। कितने अमीर लोग थे या ऐसे लोग थे जिन्होंने गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड किया था, या जो ज़रूरी मास्क होते हैं, जो मास्क हम लगाते हैं, सॉरी, जो मास्क हम फेस पे लगाते हैं, या मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, तो कितनी सारी चीज़ें आपस में हमने एक दूसरे की हेल्प करी थी। दूसरे देश भी हम पर आक्रमण करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आके सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था।
फिर है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी कि समान भाईचारा, सभी को अपना बहन भाई समझे। जैसे कि हम अपने जब शपथ लेते हैं तभी हम कहते हैं कि हम भारतवासी सारे भाई बहन हैं, लेकिन हम शादी आपस में ही करते हैं, पर वो अलग तरह से इसको रखा गया है। पर ये इन्होंने बोला है कि हमें समान भाईचारे की भावना रखी है, मतलब हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना कि हाँ जी हमारा धर्म ऊपर है, हमारी जाति ऊपर है, तुम महिला हो तुम ये नहीं कर सकती, या कुछ भी हम लोग जो जिसके नाम पर काले गोरे को लेकर भी हम लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ को उन्होंने मना किया। फिर है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी हमारी कितनी ज़्यादा वैरायटी हमारी संस्कृति में है, ठीक है। ये तो हमारा भारत की पहचान है। हमारा कल्चर देखें, शादी ब्याह में देखें 50 तरह के रीति रिवाज होते हैं सिर्फ शादी ब्याह के, और कितनी सारी चीज़ें इंडिया में होती हैं भाई, अलग अलग स्टेट की होती हैं, हर एक जो भी चीज़ होती है उसमें अलग वैरायटी के कल्चर हो जाते हैं। तो ये हमारी इंडिया की पहचान है, तो इसका सम्मान करना है, जो कि आजकल के टाइम पे सारे फॉरेन जो संस्कृति है उसको फॉलो करते जा रही है आजकल की युवा पीढ़ी। तो बिल्कुल ही वही बिकनी पहनना और उसी तरह का खान पान हो गया, लैंग्वेज अपनी हिंदी तो भूलते चले जा रहे हैं। पर बोला गया है कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें अपने इंडिया का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखना है, बट पता नहीं लोग क्यों नहीं करना चाहते। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है, देखो हमें मौलिक कर्तव्य में बोला गया है। अभी हाल ही में आप देखोगे लद्दाख में कितना प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे वुंगशुक मांगडू इनका नाम है ना, जो 3 इडियट में बने 3 इडियट जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है, वो इतने 21 दिन से तो ज़्यादा हो गए अनशन पे, मतलब उन्होंने खाना पीना कुछ नहीं खाया हुआ है क्योंकि वो लद्दाख को बचाना चाह रहे हैं। जहाँ तक मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है वही है कि उनका कहना है कि हमारी जो लद्दाख की जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी अगर वहाँ पे कुछ बिल्डिंगें वगैरह कुछ लग जाती हैं। तो इस तरह का कुछ मुद्दा है, क्लियरिटी नहीं है मुझे। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, लेकिन सरकार उन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो किस बात के लिए लिखा हुआ है ये सब संविधान में? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक थिंकिंग रखनी है। जो अंधविश्वास नाम की चीज़ों में फंसे रहते हैं लोग, उसको बाहर निकालो। जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, उसको लेकर चलना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। फिर है ज्ञानार्जन की भावना। ज्ञान अर्जन, ज्ञान को अर्जन करने की जो भावना है वो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे इससे ये सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा, तो वो भी लोगों के अंदर होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। एक दंगा फसाद हो जाता है, सारी जो सार्वजनिक संपत्ति है वो खराब कर दी जाती है, जला दी जाती है, उखाड़ फाड़ पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। जो चीज़ें लिखी गई हैं वो इतनी तो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा। चलिए आगे है हमारा 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधियां हो कोई किसी भी तरह की, तो उसमें हमें बढ़ चढ़ कर प्रयास करना चाहिए। देखो सामूहिक गतिविधियों में जैसे हम अपना गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, तो यहाँ पर एक सामूहिक गतिविधि तो है जिसमें हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, काला गोरा, महिला पुरुष, बच्चे छोटे ऊंचे नीचे, सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। तो सभी लोगों को उसमें खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ये उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों से काम करवाते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं भेजते, बल्कि स्कूल पास में खाना पीना किताबें सब स्कूल दे रहा है, फिर भी बच्चों को नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक दिहाड़ी और लग जाएगी तो कुछ पैसे आ जाएंगे। गरीबी तो आपको पता ही है, वो तो एक रीज़न सबसे बड़ा, कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा काम करे, लेकिन भूख जो होती है वो हर किसी से काम करवा लेती है। लेकिन अब अगर हम ऐसे ही चलने देंगे तो फिर हमारा इंडिया बिल्कुल अनपढ़ रह जाएगा, ठीक है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगी। इसलिए बोला गया है कि माता पिता या जो भी संरक्षक है जो उस बच्चे की देखभाल करता है, ठीक है, वो 6 से 14 साल का जो बच्चा है उनको प्राइमरी एजुकेशन तो दिलवाए, ठीक है, जो कि हमारे 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि करना पड़ा क्योंकि इस तरह से तो कोई बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, सारे बस नौकरी दिहाड़ी पे लगवा देंगे, ठीक है।
नौकरी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ सरकारी नौकरी। फिर है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा सुरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्य में ही निहित है। ठीक है, तो ये पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें दिए गए हैं, जिनके ऊपर हमें हमेशा सोचना चाहिए। कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरे एक डिसीजन लेने से क्या होगा, पूरी दुनिया या पूरे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, उसको सोचने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं कितने अच्छे से किए हैं। और मुझे लगता है कि आपको नंबर वाइज याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी ये चीज़ है, बस आपको याद रखना है कि 11 हैं और ये हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपको याद रहते हैं आप याद कर लीजिए। मैंने जितने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है आपको, जैसे पर्यावरण वाला आपको याद रहेगा, सार्वजनिक संपत्ति वाला भी याद रहेगा, पेरेंट्स वाला भी आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये लाइन ही नहीं पढ़ी है, मैंने आपको बताया है। तो आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको ज़रूर याद रहेगा कि अच्छा ये चीज़ समझाई थी तो इसमें ये कर्तव्य था। चलिए, तो आज इस सेशन को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।